हेलो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो सीरीज़ जनरल सर्जरी के ट्रिकी एमसीक्यूज़ पे बनाई गई है। इन एमसीक्यूज़ के माध्यम से मैं आपके जनरल सर्जरी के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करूँगा, जिससे कि आप नीट पीजी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैंने उन्हीं एमसीक्यूज़ को कवर किया है जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। मैंने एमसीक्यूज़ के एक्सप्लेनेशन में पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, जिससे कि आपके बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक मैंने कवर किया है वो शॉक है। उसका पहला एमसीक्यू है, mixed venous saturation is highest in A. hypovolemic shock, B. cardiogenic shock, C. obstructive shock, D. distributive shock। आंसर को समझने से पहले हमको मिक्स्ड वीनस सैचुरेशन को समझना होगा। मिक्स्ड वीनस सैचुरेशन का मतलब है कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वीनस ब्लड में राइट हेड चैम्बर में वापस आया है। नॉर्मली ये 60 to 80% इसकी वैल्यू होती है। हमें डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में जो पैथोफिजियोलॉजी होती है उसको भी समझना होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में ब्लड वेसल्स जो होती है वो वैसोडायलेशन की स्टेज में चली जाती है। इसके एग्जांपल है एनाफाइलेक्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक। इन कंडीशंस में सिंपैथेटिक टोन लोस्ट हो जाती है और ब्लड वेसल्स जो होती है वो वैसोडायलेशन स्टेज में हो जाती है। वैसोडायलेशन स्टेज का मतलब है कि जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो लो हो जाता है और ब्लड की जो पूलिंग है, ब्लड की पूलिंग हो जाती है। ब्लड वॉल्यूम सही अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है और वो पेरिफेरल सर्कुलेशन में ट्रैप हो जाता है, जिसके कारण जो टिश्यूज़ हैं वो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं और जब ये वापस राइट हेड चैम्बर में रिटर्न आता है तो उसमें काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इज लो इन हाइपोवोलेमिक शॉक, बी कार्डियोजेनिक शॉक, सी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, डी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। द आंसर इज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। इस आंसर को समझने से पहले हमको सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को समझना होगा। सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो ब्लड वेसल्स अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो पे रेजिस्टेंस एक्सर्ट कर रही हैं, उसी को सिस्टमिक ब्लड वेस्कुलर रेजिस्टेंस बोला गया है। क्योंकि जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स की स्टेज होती है या तो वैसोकंस्ट्रिक्शन या वैसोडायलेशन, जिसके कारण ब्लड फ्लो पे भी एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिसको सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जब वैसोकंस्ट्रिक्शन की स्टेज होती है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है और जब वैसोडायलेशन की स्टेज होती है तो वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो अब हमको ये भी समझना होगा कि कब वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, कब वैसोडायलेशन होगा। जब हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होगा तो सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके कारण ब्लड वेसल्स वैसोकंस्ट्रिक्शन स्टेज में होंगी, जिसके कारण वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होगा, जिसके एग्जांपल है सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, जिसमें ब्लड वेसल्स वैसोडायलेशन की स्टेज में होंगी क्योंकि सिम्पैथेटिक टोन डीएक्टिवेट हो जाएगी, जिसके कारण वेस्कुलर रेजिस्टेंस लो हो जाएगा क्योंकि ब्लड वेसल्स वैसोडायलेशन की स्टेज में होंगी। The next question is, in class 2 hemorrhagic shock, how much percentage of blood volume is lost? Option A is less than 15%, option B is 15 to 30%, option C is 30 to 40%, and option D is more than 40%. The answer is 15 to 30%. क्लास 1 हेमोरेजिक शॉक में 750 ml ब्लड वॉल्यूम लॉस्ट होता है। अगर एज्यूम किया जाए कि 70 kg/person में 5 लीटर ब्लड वॉल्यूम है, तो 750 ml ब्लड वॉल्यूम लॉस्ट हो रहा है तो वो क्लास 1 है। 750 to 1500 ब्लड वॉल्यूम लॉस्ट हो रहा है तो वो क्लास 2 है। और 1500 to 2 लीटर ब्लड वॉल्यूम लॉस्ट हो रहा है तो वो क्लास 3 है। मोर देन 2 लीटर ब्लड वॉल्यूम लॉस्ट हो रहा है तो वो क्लास 4 हेमोरेजिक शॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी हेमोरेज अकर्स आफ्टर A within 24 hours, B 24 to 48 hours, C 2 to 7 days, and D after 7 days. The answer is D after 7 days. आंसर को समझने से पहले हमको प्राइमरी हेमोरेज, रिएक्शनरी हेमोरेज और सेकेंडरी हेमोरेज को समझना होगा। प्राइमरी हेमोरेज का मतलब है कि अगर हमने कोई सर्जरी करी थायराइड की और ड्यूरिंग सर्जरी या विद इन 1 आवर ऑफ सर्जरी अगर स्टिचेस साइड से ब्लीडिंग हो रही है तो वो प्राइमरी हेमोरेज की कैटेगरी में आएगी। और रिएक्शनरी हेमोरेज में जो
ब्लीडिंग होती है वो विदिन 24 आवर्स होती है। मान लीजिए कि हमने कोई सर्जरी करी और 6 आवर्स हमने देखा कि सूचर साइड से ब्लीडिंग हो रही है, तो वो रिएक्शनरी हेमोरेज में काउंट होगा। उसका रीज़न कभी-कभी जो क्लॉट्स होते हैं वो डिसलॉज हो जाते हैं, या कभी जो हमने ब्लड वेसल्स टाई करी है वहाँ से जो नॉट होती है वो स्लिप कर जाती है। तो जो भी ब्लीडिंग विदिन 24 आवर्स हो रही है तो वो रिएक्शनरी हेमोरेज में होगी। और अगर कोई ब्लीडिंग सर्जरी के या के बाद 7 डेज़ बाद हो रही है तो वो सेकेंडरी हेमोरेज में आएगी। उसका रीज़न हो सकता है कि इन्फेक्शन के कारण सेकेंडरी हेमोरेज हो सकता है। In class 2 hypovolemic shock, pulse rate normal, systolic blood pressure decreases. Option B, pulse rate decreases, systolic blood pressure decreases. Option C, pulse rate increases, systolic blood pressure normal. Option D, pulse rate normal, systolic blood pressure normal. आंसर इज पल्स रेट इंक्रीजेज एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल। इस आंसर को ये एक बेसिक क्वेश्चन है, एक चार्ट से लिया गया है। इस चार्ट को आपको लर्न करना होगा। मैं एक बार आपको रीड कर देता हूँ चार्ट को ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। जो हेमोरेजिक शॉक है उसको हमने 4 क्लास में डिवाइड किया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। ब्लड वॉल्यूम के बेस पे मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं आपको हार्ट रेट के बेस पे एक्सप्लेन करता हूँ। जो पल्स रेट होती है वो लेस देन 100 होती है क्लास 1 में, और जो बीपी होता है वो भी नॉर्मल होता है, पल्स प्रेशर भी नॉर्मल होता है, रेस्पिरेटरी रेट 14 टू 20 होती है, यूरिन आउटपुट मोर देन 30 ml पर केजी पर आवर होता है, और पेशेंट जो होता है वो स्लाइटली एनजियस होता है। और जो क्लास 2 हेमोरेजिक शॉक होता है उसमें जो पल्स रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही रहता है, पल्स प्रेशर डिक्रीज हो जाती है, रेस्पिरेटरी रेट 20 टू 30 हो जाती है, यूरिन आउटपुट जो होता है वो 20 टू 30 ml पर केजी पर आवर हो जाता है, और सीएनएस कॉन्शियस अपना सीएनएस सिस्टम माइल्डली एनेक्सियस हो जाता है। क्लास 3 हेमोरेजिक शॉक में ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो 30 टू 40% लॉस होता है, हार्ट रेट मोर देन 120 होती है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ये भी पॉइंट नोट करिएगा कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्लास 2 हेमोरेजिक शॉक में नॉर्मल होता है, ये जो ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और ये क्लास 3 शॉक में डिक्रीज होता है। यहाँ भी हम कई बार गलती कर देते हैं कि अगर एक एमसीक्यू बनता है कि इन विच स्टेज ऑफ क्लास हेमोरेजिक शॉक बीपी फॉल्स, तो कई बार हम इसका आंसर क्लास 2 कर देते हैं, पर इसका आंसर क्लास 3 है। ठीक है, अब इसमें यूरिन और क्लास 3 हेमोरेजिक शॉक में यूरिन आउटपुट 5 टू 15 होता है, और सीएनएस में पेशेंट कन्फ्यूजन की स्टेट में चले जाता है। क्लास 4 हेमोरेजिक शॉक में अब 2 लीटर ब्लड वॉल्यूम लॉस हो जाता है, हार्ट रेट 140 से ज़्यादा होती है, बीपी डिक्रीज हो जाता है, पल्स प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 35 होती है, यूरिन आउटपुट नेग्लिजिबल होता है, और पेशेंट लेथार्जी स्टेज में चले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट इंक्लूडेड इन टेरिबल ट्रायड ऑफ डेथ। ऑप्शन ए है हाइपोथर्मिया, ऑप्शन बी है एसिडोसिस, ऑप्शन सी है कोएगुलोपैथी, ऑप्शन डी है एल्कोलोसिस। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी एल्कोलोसिस। इसमें भी मैं आपको टेरिबल ट्रायड ऑफ डेथ के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये टेरिबल ट्रायड ऑफ डेथ जो टर्म है वो मोस्टली ट्रॉमा की कंडीशन के लिए लिया गया है। ट्रॉमा की कंडीशन में पेशेंट सीवियर जब ट्रॉमा होता है तो उसमें अगर पेशेंट हाइपोथर्मिया में है, उसका एबीजी की वैल्यूज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ इंडिकेट कर रही हैं, पेशेंट में कोएगुलोपैथी हो गई है, तो ये टेरिबल ट्रायड ऑफ डेथ बनाती है। इससे पेशेंट की मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये एक टर्म है टेरिबल ट्रायड ऑफ डेथ। इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो मैं आपको मेमोराइज़ कराना चाहता हूँ। एक हाइपोथर्मिया, मतलब कि पेशेंट का थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है, पेशेंट को ठंड लग रही है। एसिडोसिस, पेशेंट का सीओ पेशेंट का एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है, पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जा रहा है। कोएगुलोपैथी, पेशेंट का कोएगुलेशन सिस्टम भी फेल हो चुका है। तो ये कंडीशन में पेशेंट की मोर्टेलिटी होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन क्विक सोफा स्कोर। क्विक सोफा स्कोर का मतलब है क्विक सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट। ये टर्म भी हमने ट्रॉमा की कंडीशन में लिया गया है। जब पेशेंट को सीवियर ट्रॉमा हुआ है
तो मोर्टेलिटी रेट को या पेशेंट की प्रोग्नोसिस को समझने के लिए हमने कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं, जहाँ पे हमको पता चलता है कि पेशेंट की मोर्टेलिटी होने के कितने चांसेस हैं। तो इसमें एक क्विक सीक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट स्कोर है, जिसमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर, ग्लासको कोमा स्केल और रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर किया जाता है। इसकी वैल्यूज़ हैं, रेस्पिरेटरी रेट अगर मोर देन 22 होगा, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा, पेशेंट का जीसीएस लेस देन 14 होगा, ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 100 होगा, तो पेशेंट की मोर्टेलिटी होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डिक आउटपुट कैन बी हाई इन हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। द आंसर इज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की कंडीशन में कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो सकता है। इसका रीज़न है क्योंकि सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस लो होता है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए ब्लड हार्ट ज़्यादा फोर्स लगाता है, जिसके कारण कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। हाइपोवोलेमिक शॉक में कार्डिक आउटपुट इसलिए ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि उसमें ब्लड वॉल्यूम कम है। कार्डियोजेनिक शॉक में इसलिए ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि हार्ट फेलियर में जा रहा है, और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में भी उसको ब्लड वेसल्स के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है, इसके कारण कार्डिक आउटपुट ज़्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मैसिव ट्रांसफ्यूजन। ऑप्शन ए है हाइपोकैलेमिया, बी है हाइपरकैलेमिया, सी है हाइपोकैल्सीमिया, डी है हाइपरकैल्सीमिया। आंसर है इसका हाइपरकैल्सीमिया। मैसिव ट्रांसफ्यूजन के बाद हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया दोनों कंडीशन देखी जाती हैं। उसका रीज़न है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो बॉडी का जो नेचुरल मैकेनिज्म है वो पोटेशियम को शिफ्ट कर देता है सेल्स में, जिसके कारण पेशेंट हाइपोकैलेमिया में चले जाता है। और हाइपरकैलेमिया इसलिए हो जाता है क्योंकि नॉर्मल जो ब्लड हम जो ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उसमें पोटेशियम लोड ज़्यादा होता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद हाइपरकैलेमिया की कंडीशन भी देखी जाती है और हाइपोकैलेमिया की कंडीशन भी देखी जाती है। हाइपरकैलेमिया इसलिए है क्योंकि ब्लड जो ट्रांसफ्यूज हुआ है उसमें पोटेशियम लेवल ज़्यादा था, और हाइपोकैलेमिया इसलिए है क्योंकि जो ट्रांसफ्यूज हुआ है उसके बाद बॉडी का ही मैकेनिज्म पोटेशियम को सेल्स में शिफ्ट कर देता है। हाइपोकैल्सीमिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद इसलिए देखा जाता है क्योंकि जो ब्लड है उसमें जो चीलेटिंग एजेंट होता है एक साइट्रेट, जो कि प्रिजर्वेटिव के लिए यूज़ किया जाता है ब्लड प्रोडक्ट्स में, इसके कारण वो कैल्शियम के साथ चीलेट कर लेता है और पेशेंट हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में चले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। टेम्परेचर रेट, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर। आंसर इज ब्लड प्रेशर। सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो सीवियर इन्फ्लेमेटरी स्टेट है बॉडी की, जो सीवियर इन्फेक्शन, ट्रॉमा और सर्जरी, जब यह सीवियर सर्जरी है उस कंडीशन में देखी जाती है, या पेशेंट प्रोलॉन्ग्ड आईसीयू में है उस कंडीशन में सीवियर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम की कंडीशन देखी जाती है। इसमें बॉडी टेम्परेचर, इसमें हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट और डब्ल्यूबीसी काउंट्स को मॉनिटर किया जाता है। बेसिकली जो उसके 4 पैरामीटर्स हैं वो बॉडी टेम्परेचर है, या तो वो 38 से ज़्यादा हो जाता है या 36 से कम हो जाता है। हार्ट रेट जो है वो ग्रेटर देन 90 हो जाती है, 90 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाती है। रेस्पिरेटरी 20 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाता है, और डब्ल्यूबीसी काउंट से वो या तो 12,000 से ज़्यादा हो जाते हैं या 4,000 से कम हो जाते हैं।